कोशिश चल रही है। हाँ बेटा, कोई बताएगा जल से संबंधित विभाग? जो उसकी ट्रिब्यूटरी थी सिंधु, सिंधु झेलम चिनाब जो था इंडिया को दिया गया, रावी व्यास सतलज जो है, नहीं उल्टा हो गया, रावी व्यास सतलज इधर आती है, सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान में जाती है, जिसमें 80 और 20% वाटर है। सिंधु जल समझौता क्या हुआ बेटा? भारत के और पाकिस्तान के बीच में ये जो आपका जम्मू कश्मीर एरिया आता है, इस एरिया से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा जल की धाराएं बहती हैं, ठीक है। और ये जो जल की धाराएं हैं ये लद्दाख होते हुए भारत के और इनके अंदर घुसती हैं। तो ये जो जल की धाराएं हैं ये क्या हैं? ये रिच इन वाटर सोर्सेज हैं। तो अगर भारत चाहे तो जो पाकिस्तान का एरिया और जो जम्मू कश्मीर का एरिया इनके पास है और जो पाकिस्तान के पास है जम्मू कश्मीर का एरिया, उससे पहले भारत इनका पूरा जल रोक सकता है। और इसमें से जो नदियां हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे डैम बना दें और इन सारी नदियों को रोक लें तो एक ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान एकदम मर जाएगा, प्यास से, भूख से तड़पेगा। और जब हमारा डैम भर जाएगा तो हम डैम खोल देंगे तो बहेगा। तो उसको पता है कि भारत हमें परेशान कर सकता है पानी को लेकर, और इंडिया को पता है कि चाइना हमें परेशान कर सकता है पानी को लेकर। ब्रह्मपुत्र रोक देगा, सिंधु रोक देगा, ठीक है, झेलम रावी सब रोकना चाहे तो रोक सकता है, उसको क्या दिक्कत है भाई? मेन पानी तो इंडस का ही आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लड़ाई हुई तो इन्होंने कहा यार हमें थोड़ा तो दे दो। तो भारत ने कहा अच्छा, कह रहे कितनी नदियाँ हैं सिंधु में? इंडस वाटर ट्रीटी में कितनी नदियाँ हैं? तो पहली तो सिंधु है जिसको हम इंडस बोलते हैं, फिर चेनाब है, फिर झेलम है, फिर रावी है, फिर व्यास है और फिर सतलुज है। ठीक। अब इन्होंने कहा सर अब क्या करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, हम खुश रह लेंगे बाद में जब तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम हो मेरे भाई, यू आर माई ब्रदर। तो कह रहे क्या करेंगे? कह रहे यू आर माई ब्रदर देन टेक दिस। कह रहे सिंधु चेनाब झेलम तुहार लाई जो। कह रहे बह के तो आपके पास से जा रहा है, क्या थोड़ा बहुत तो यूज करेंगे, अब पानी पिएंगे भी, धोएंगे भी, नहाएंगे भी, कपड़ा भी धोएंगे, अब ये थोड़े ना रोकेंगे, बांध नहीं बनाएंगे। पानी तुम यूज कर लेना, जितना गंदा है साफ है सारा तुम्हारे एरिया में आएगा, तुम यूज करो। फिर उन्होंने कहा अब हमारे पास बचा रावी, ब्यास और सतलज, ये नदी हमारी। अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक नहर है जिसका नाम है शारदा नहर, और एक है इंदिरा नहर। ये दोनों कौन सी नदियों से? शारदा नहर कौन सी नदी से निकली है और इंदिरा नहर कौन सी नदी से निकली है? बूझो तो जाने, बूझो बूझो। वेरी गुड बच्चों, इसे कहते हैं ऑलवेज तैयार फॉर अ वॉर। इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ गाबा, दैट इज जर्मनी, और हिंदी में बोलते हैं गृह कार्य, और इंग्लिश में बोलते हैं होमवर्क। पता करके आ जाओ, ठीक। कल फ्रेंच में बात करेंगे होमवर्क। तुम लोग पढ़ोगे है नहीं तो होमवर्क ही होमवर्क सीख लेते हैं हम लोग अंग्रेजी उर्दू फारसी में। तो बेटा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी होती है, इसके चक्कर में इसमें तो हम डैम बना सकते हैं, इन नदियों पे हम डैम बना सकते हैं, इनके पानी के साथ कुछ भी करे कोई नहीं रोके। पर अगर इस पे डैम बनाते हैं, ऐसा नहीं हम इस पे डैम नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, इन 3 नदियों पे भी डैम बनाएंगे, पर एक मानक तय है कि इतना पानी देना पड़ेगा।
डैम की इतनी हाइट होनी चाहिए, इससे ऊपर हाइट नहीं होगी, वो इतना पानी रोक सकता है। वो सारी जो इंटरनेशनल कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी में मीडिएटर कौन है? सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता किसने की? कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मध्यस्थता की? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की और इन दोनों का ये इंडस वाटर ट्रीटी तैयार करा दी। तो देखो कुछ प्रश्न हैं जो बहुत कॉमन है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज में इसलिए था, ये नहर जो है इनमें से किसी नदी से निकलती है, इतना बता दे। इंदिरा नहर, इंदिरा नहर पक्का नहीं, 50% लग रहा काली से निकलती, कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, ये दोनों नहरें पढ़ लेना, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी? तो कितना इजी क्वेश्चन है, और आप सब लोग भारतीय भूगोल पढ़ चुके हो तब याद, और शाम वाले पढ़ रहे हैं। तुम लोग पता है कभी कभार तालियां जब बजाते हो ना तो ऐसे बजाया करो, तो तुम लोग नींद खुल जाएगी। ये वाली नींद नहीं, जो तुम लोग भूल जाते हो वाली नींद। तो बेचारी मुँह धो के आई बच्चे भी, और तुम लोग बिल्कुल सोते हो। तुम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ा दी जाए कि तुम लोग याद नहीं रहते। सतलज, इंदिरा नहर सतलज से, तो बता ही दिया ना बेटा कि ये जो नहर है इन तीनों में से किसी नदी से निकली है। तो इसका मतलब दो चीजें हैं। देखो, एक चीज एक हाइट के हिसाब से है, एक चौड़ाई के हिसाब से है। तो ये दोनों चीजें तो भाई ज्योग्राफी वाले टीचर से पूछना। आई एम नाउ नो मोर द ज्योग्राफी टीचर, आई एम सॉरी। हम नहीं है ज्योग्राफी, हम नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा टीचर पढ़ा रहा है तो हम अपनी एनर्जी क्यों लगा। हाँ, आप ध्यान से सुनो। शाम की क्लास चलती है, आप लोग लॉगिन भी नहीं कर सकते, तो आप लोग ही प्रॉब्लम है। वो तो है नहीं कि मैं घर आके हर बंदे से लॉगिन कराऊंगा, वो तो आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दो चीजें हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के चक्कर में भारत न्यूज में रहता है, क्योंकि एक बार कुछ हुआ तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक ही चीज कही कि ज्यादा उड़ोगे तो इंडस वाटर ट्रीटी मानना बंद कर देंगे और जल देंगे रोक, जो करना है कर लेना। तो पाकिस्तान बौखला गया, कह रहा आई तो बहुत अजीब इंसान है, तो खुला धमकी देता है, ज्यादा ना उड़ो, चीजें बंद कर देंगे तुम्हारी। तो ये डर गया, और जब ये डरा गया तो उनको फायदा हो गया। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपको याद रखना। और देखिए, जब ये हुआ था तो इसे मीडिएट किसने किया था? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी को बाद में हमने क्या बोला? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो मीडिएशन अगर मैं वर्ल्ड बैंक बोलूं और कहीं पर ये लिखा हो तो याद रखना है उसका प्राचीन नाम है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द थ्री रिवर्स, रावी, सतलज, ब्यास भारत की रहेंगी, बाकी रिवर्स इनकी रहेंगी। ट्रीटी फेल्ड टू एड्रेस द डिस्प्यूट सिंस द सोर्स ऑफ रिवर इंडस बेसिन वर इन इंडिया, हैविंग द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग ड्रॉट एंड फेमाइन्स इन पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, जो सोर्स ही हमारे यहाँ है, हम जब चाहे उनके यहाँ सूखा लें। लास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट इंडिया वुड नो लॉन्गर अलाउ द शेयर ऑफ द रिवर वाटर टू फ्लो इनटू पाकिस्तान इन रिस्पांस टू पुलवामा टेरर अटैक। जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ तो उन्होंने कहा नदी का पानी रोक देंगे तुम्हारे लिए। According to 1960 Interwater Treaty, India can exploit river under its control without disturbing the flow or quantum. Use कर सकती है, but जो बहाव है उसको रोक नहीं सकते। India plans to divert its 3 river to यमुना। इंडिया ने क्या प्लान किया? वो बाकी जो नदियां हैं उसे कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी? यमुना में। कहाँ जोड़ देगी? यमुना में जोड़ देगी बच्चों। कहाँ जोड़ देगी? तो 3 इसकी नदियां यमुना में। इसके बाद टेररिज्म एक बहुत बड़ा मजेदार काम है जो ये कंट्री हमेशा हमारे लिए करती है, और इससे हमें एंजॉय भी बहुत होता है ना। जब हम लोग बच्चे थे तो अरे क्या टेरर अटैक हो गया, ये होता क्या, हमको पता होता नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ, आपने कभी नहीं सुना होगा, तो 2007-8 में एक बहुत अच्छा केस हुआ था गफ्फार मार्केट दिल्ली में, एक ऑटो ब्लास्ट हुआ।
तो गफ्फार मार्केट जो दिल्ली है वो बेटा मोबाइल्स के लिए बड़ी फेमस है, मतलब वहाँ पे चाइनीज़ मोबाइल सस्ते मिलते थे। तो दिन हमको भी कीड़ा लगा था, अरुण मुंडे जो IAS उनको भी कीड़ा लगा था, राजेश आगले IAS उनको भी कीड़ा लगा था, और गरिमा मित्तल को भी कीड़ा लगा था, जो अगले साल IAS टॉपर बन जाती 2 साल बाद। हम चारों लोग घूमते हुए चले गए गफ्फार मार्केट। हमने कहा 1500 का बढ़िया फ़ोन लेंगे। हमने लिया 3 सिम वाला, टच और बटन दोनों थे। हम लेकर निकले, हमसे 1 किलोमीटर दूर हमें हवा में उड़ता हुआ एक ऑटो दिखा। बम ब्लास्ट हुआ दोपहर के बजे, हम सब लोग वहीं थे। फिर लोग भाग रहे थे, हम लोग सोच रहे थे लोग भागे, हमें थोड़ा पता टेररिस्ट अटैक, सब भाग रहे थे। फिर हमको पता चला आतंकवादी घटना हुई है, तो फिर हम लोग देखा नहीं, हम लोग भागते रहे। हम वहाँ नहीं गए जिधर एक्सीडेंट हुआ, उधर गए जिधर सब भाग रहे थे। फिर अगले दिन जब हम लोगों ने खबर पड़ी कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो हम लोग वहीं खड़े थे। तो ये क्या होता है, आपको नहीं पता कि कहाँ क्या होगा। तो एक टेरर अटैक जो किया जाता है हमारे देश में, पहली चीज आपको समझनी है, एक टेररिस्ट कौन सा एरिया सेलेक्ट करता है। जैसे होता नहीं है सर टेरर अटैक क्या कोचिंग की बिल्डिंग पे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कभी भी टेरर अटैक आपकी कोचिंग की बिल्डिंग पे नहीं होगा। उसका रीजन सिंपल है, यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे लोग एक छोटा सा काम करते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगा, तो उस जगह अटैक करते हैं जो इंटरनेशनली फेमस होता है। जैसे अगर इंडिया में कहीं अटैक करना है तो कहां कर सकते हैं? चौक, हजरतगंज, ये वो एरिया है जहां पर भीड़ होगी, पढ़ना नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे करेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा बड़ा, ठीक है। बनारस के घाट, ठीक है, री के जो बैंक्स हैं, रिवर बैंक्स, उस पे कर सकते हैं, ठीक है। वहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? बेंगलोर में वहां करेंगे जहां सबसे ज्यादा भीड़ है, स्क्वायर सिटी, स्क्वायर क्लब। तो वो कैसी है? जैसे गफ्फार मार्केट ढूंढेंगे दिल्ली में, नेहरू मार्केट ढूंढेंगे, चांदनी चौक ढूंढेंगे, लाल किले के आसपास का एरिया ढूंढेंगे, आगरा में ताजमहल के आसपास का एरिया ढूंढेंगे। तो टेररिस्ट अटैक क्यों किए जाते हैं कि ये पहले रिकॉग्नाइज हो, वर्ल्ड में न्यूज है। और याद रखना, टेररिस्ट अटैक जब करते हैं तो वो 2-3 फॉरेन नेशनल्स मरे जरूर। वो क्या कोशिश करते हैं? 2-3 विदेशी मर जाए बम ब्लास्ट में। और दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भी अंग्रेज घूमने आते। तो इन्होंने क्या किया कि ये अटैक करो जहाँ फॉरेन नेशनल्स मरे, उसके बाद ये कहेंगे जैसे मोहम्मद, मैंने लिया, है ना, और अदर जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कहेंगे मैंने लिया, मैंने लिया, मैंने लिया। हर बंदा जिम्मेदारी लेता है। अब वो जिम्मेदारी से क्या पता चलेगा कि हम कश्मीर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और हम इसलिए देश में अटैक कराते रहे। अब ये पाकिस्तानी नहीं है, मतलब पाकिस्तानी अवाम नहीं है, ये टेररिस्ट ग्रुप है। अब ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, जब ये अटैक करते हैं, देन यू कांट अटैक डायरेक्टली ऑन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जब वो मेन फ्रंट से नहीं जीती तो उसने गोरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक स्टार्ट कर दी। वो खुद को शिवाजी समझने लगे। उन्होंने क्या किया, गोरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक स्टार्ट की, और इस गोरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक के तहत उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने भारत पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ कई फेमस हुए हैं। जैसे एक हुआ था लोकल मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट 1993, आप सबको पता होगा, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद पार्लियामेंट अटैक 2001, सबको पता है। उसके बाद दिल्ली में बहुत सारे टेरर अटैक, उसके बाद अक्षरधाम टेरर अटैक, उसके बाद बनारस के घाट वाला बम ब्लास्ट, ठीक। उसके बाद आप इधर आ जाइए, क्या बोलते हैं, दिल्ली में फिर पार्लियामेंट्री अटैक 2001, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे गाड़ी लेके। फिर 2008 मुंबई टेरर अटैक, उसके बाद पुलवामा अटैक। उससे पहले कहाँ पे किया था? पुलवामा से पहले कहाँ किया था? आर्मी बेस कैंप पे जिस पे अटैक किया था। उससे पहले जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हाउस ऑफ दोस्त हाइजर, तो आर्मी कैंप में घुसे थे ना, वो कहाँ? नहीं, बेटा 2013 में चिनाब नदी पर बनने वाला रतैल पन बिजली संयंत्र परियोजना का विरोध क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि जो चिनाब नदी है, ध्यान से समझिएगा फिर से, इंडस, रावी, चिनाब, ये पाकिस्तान की नदियां हैं। अगर इनका फ्लो किसी कारण से रुकेगा या इनकी क्वांटिटी ऑफ द वाटर रुकेगी तो इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत ये इसका विरोध कर सकते हैं। तो इनके पास अधिकार था, इसलिए इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। 2008 ही है बेटा वो टेरर अटैक। तो कई सारे आतंकवादी घटनाएं हुई, और वो जो आतंकवादी घटनाएं वो फेमस जगह पर हुई है। कहाँ हुई है?
जो एक फेमस है प्रसिद्ध क्षेत्र है वहां पर किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बोलना वर्ड गलत है, टेररिस्ट ने। और टेररिस्ट जो थे वो अलगाववादी समूह के होते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप होता है जो जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा होता है। तो 1991 से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हम झेल रहे थे। और 2019 तक हम ये थ्रेट झेलते रहे। 2019 के बाद ये थ्रेट पूरी तरह खत्म हो गया है। कब? जब हमने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है। हाँ, यूटी हमने बना दिया है इसको। जब से यूटी बना दिया है तब से अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा ही खत्म हो गया। भारत ने सीधे कह दिया हमारा है, आजाद क्या होगा। और इंटरनेशनली भी लोगों ने इसको बोलना बंद कर दिया। तो क्या है, आज की डेट में टेरर अटैक थोड़े रेगुलेटेड है, थोड़े कम है। और थोड़े कम होने से हमें फायदा जरूर हो रहा है। हमें बच्चों ये फायदा हो रहा है कि अब हम इस चीज़ों को प्रॉपर मैनर में टैकल और रेगुलेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारी चीज़ें प्रॉपरली लाइंड अप हो जाएंगी और हम अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर पाएंगे। तब ये सोली डिपेंड करता है कि हम लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं और ये हम किस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान लगातार टेरर अटैक इसीलिए करता है कि वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाए। पठानकोट अटैक, उरी अटैक इसी के चक्कर में हुए। ठीक है, पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की पुलवामा के बाद। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के बीच में सीज फायर और हैवी बम्बार्डिंग नहीं होती है, बहुत होती है। 1987 में इलेक्शन रिच किया गया इंडिया के द्वारा। इलेक्शन जो था इंडिया स्टेट में हुआ, ठीक है, 1987 में। तो एक बिग टर्निंग पॉइंट था कई कश्मीरियों के लिए, जिनको लगा कि अब यहाँ पर वोट करने को मिलेगा। 1000 लोग आए क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ इसके लिए, क्योंकि इंडिया ने कहा कि भाई ये इलेक्शन जो है ये गलत तरीके से हुआ है। इंडिया मेड द मूवमेंट। अब जब ये इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे कश्मीरी 1987 से इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई और इसको इंडिया ने बैन कर दिया। इंडिया रिपोर्टली रिस्क द इलेक्शन एंड डिक्लेयर प्रो इंडियन पार्टी एज अ विनर, क्योंकि जो व्यक्ति जीत रहा था वो इंडिया का साथ नहीं दे रहा था, पर जो इन्होंने डिक्लेयर घोषित किया वो था जो भारत का समर्थक। तो यहाँ से कश्मीरी अवाम को बुरा लगा और कश्मीरी अवाम इनके खिलाफ लड़ने लगी और यहाँ से कश्मीर का पहला प्रोटेस्ट होता है स्टार्ट। जब ये अवाम वाला प्रोटेस्ट होता है तो फिर दिक्कतें होती हैं। और क्या होता है, इसी के बाद कश्मीरी जो थे वो कश्मीर आजाद के लिए मूवमेंट करने लगते हैं और यहीं से टेररिस्ट ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन पीओके से स्टार्ट हो जाता है। अब ये 1987 की गलती से 1990 से हमको क्या देखना पड़ा, मिलिटेंसी। और ये जो मिलिटेंसी है बेटा, ये बहुत खतरनाक तरीके से हमको झेलनी पड़ी है। ये मिलिटेंसी कोई इतनी इजी नहीं है जैसे आपको लग रहा है कि कोई आएगा। जम्मू कश्मीर कभी आप घूमने जाइए तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि 1991 से लेकर 1999 तक ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग थे AK-47 लेके आपके घर को नॉक करते थे। कश्मीरी अपना घर खोलते थे, कहते थे रात भर हम यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, और आपको उनकी सेवा करनी पड़ती थी और सुबह वो चले जाते थे। आप पुलिस को बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास AK-47। अब कितने बड़े देशभक्त हो। अब आपको उनको शोरमा, बोटी, कबाब, चिकन, भेड़, मटन जो मांगेंगे बना के खिलाना है। वो बढ़िया अपना नांद भरते थे, रात भर सोते थे, सुबह निकल जाते थे। तो ये इंसर्जेंसीज थी। और प्रॉब्लम क्या है, जाए हम हो चाहे कोई हो, आप जम्मू कश्मीर जाइए तो आपको पगडंडी से नहीं होगा। अगर हम पहलगाम जाना चाहते हैं और आड़ू वैली जाना चाहते हैं तो पहलगाम आड़ू वैली के बीच में कई पगडंडियां जो 4 पहाड़ करके आप वहाँ पहुँच जाओगे। बट हम नहीं पहुँच सकते, हमें कार से जाना है, हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा ड्राइव करने में। वो बंदा 20 मिनट में पहुँच जाएगा पहाड़ पार करके। मतलब हमारा ड्राइवर जो था वो जहाँ रहता था वहाँ से हमारा जो रिजॉर्ट था वो 30 किलोमीटर दूर ऑन रोड। जब वो हमें गाड़ी से छोड़ के, टवेरा से छोड़ के अपने गाँव गया, और जब सुबह आया है उसने कहा भैया चलिए आपको अपने घर ले चलते हैं। हमें लगा है 15 मिनट उसके घर पहुँचने में, 30 किलोमीटर पहाड़ों के बीच से जाते हैं। तो वहाँ पे जंगल ऐसे हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होना बड़ा आसान है। आपको लगता होगा वजीराबाद जो पीओके की राजधानी है वहाँ जाना आसान नहीं है, बहुत आसान है। पहलगाम ले जाएगा कि भैया ये रोड जा रही है हमारे यहाँ, ये जा रही है वजीराबाद। हमने कहा जा सकते हो, कह रहे कभी भी जा सकते, रोक टोक ही नहीं है पीओके जाने के लिए कश्मीरियों की। जब कश्मीरियों के लिए रोक टोक नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ से उनको परमिशन मिल रही है। और जब कश्मीरी यहाँ से आ जा रहे हैं तो एक सिंपल सी चीज़ क्या हो रही है कि कश्मीर में भारतीय कश्मीर के साथ पाकिस्तानी लोग भी रहने आ गए।
तो अगर ये 1987 में इलेक्शन जीत रहे तो इसका मतलब क्या है कि हमने वहां से कश्मीरी पंडित और हिंदू सपोर्टर लोगों को भगा के वहां पे सारी वो आवाम रख दी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। तो अगर इलेक्शन जीतेंगे और एंटी पार्टी जीतेगी तो क्या होगा, उनके पास ये अधिकार था कि वो जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके भारत से अलग भी जा सकते थे। तो अगर वहां पर कोई एंटी इंडियन पार्टी जुड़ जाती और कश्मीर का सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा होता तो कश्मीर शायद 87 में ही हम खो देते। तो इंडिया ने अगर वहां पर एक प्रो कश्मीरी पार्टी को जिताने की कोशिश की जो इंडियन थी, है ना, और ये कोशिश की तो उसके चक्कर में इंसर्जेंसी से स्टार्ट हो गई। अब ये जो अस्थिरता प्रारंभ होगी, यहीं से आतंकवादी घटनाओं की रूपरेखा मिलेगी पाकिस्तान को बनाने के लिए। अब यहाँ से ये होगा कि यहाँ पे यंग रिक्रूट कश्मीरी किए जाएंगे, जो कौन करेगा, ये लोग करेंगे अपने ग्रुप के साथ, और ये क्या करेंगे, पाकिस्तान के सपोर्ट से भारत के खिलाफ लड़ेंगे, और यहीं से भारत की सेना के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट। हर बंदा यहाँ से लड़ना स्टार्ट। आपको लगता होगा 2019 में जो हमने देश को इतना बदला, ये सब किया, ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी बेटा। ये अगर आपको लग रहा हो बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है। पता है 2019 अगर नहीं आता, अभी कुलभूषण जाधव पे आते, बहुत बड़ी चीज इसलिए नहीं है, अभिनंदन पे भी आएंगे अभी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जब इन्होंने बॉम्बार्डिंग की बात की तो वो इजी थी, उसको हम टारगेट करते क्योंकि वो नॉन वायलेंस एक्टिविटीज में नहीं आता। बट फिर इन्होंने क्या किया, 2014 से लेकर 2019 तक इन्होंने पत्थर फेंकवाने स्टार्ट कर दिए बच्चों से। सेपरेटिस्ट ग्रुप ने एक नया गेम खेला, उन्होंने क्या किया, 50-50 रुपए बच्चों को पकड़ाए मस्जिद में जाने वालों को, और उनको पत्थर छप्पे रख दिए, कहा तुम्हारा काम से पत्थर फेंकना है सेना में। अब उन बच्चों पर अटैक भी नहीं कर सकती इंडियन आर्मी, उनको पैलेट गन से भी नहीं मार सकती, बीच में मारा तो इनह्यूमन एक्टिविटीज लग गई थी। पैलेट गन जब चलाई जाती है तो रबड़ की गोलियां भी जहां लगती है वहां घाव हो जाता है, अगर आंख पे लग गई आपकी आंख से अंधे हो जाओगे। भैया आप भाग रहे हो, अचानक से आपकी आंख में पैलेट गन लगी, आपकी आंख फूट जाएगी। आप जान से नहीं जाओगे, पर आंख कान इसमें गई तो आपको सीवियर इंजरी हो सकती है। तो पैलेट गन भी सरकार ने चलवाना बैन कर दिया। अब भारत सरकार के पास सिर्फ एक चैलेंज था कि जम्मू कश्मीर को अगर स्टेबल बनाना है तो अलगाववादी जो पत्थरबाजी करे इनको रोकना है। इनको रोकने के लिए 2016 में सरकार ने नोटबंदी कर दी। जैसे नोटबंदी की पत्थर बरसने कम हो गए, क्योंकि अब आउट ऑफ द सिटी जो कंट्री है वहां से फेक करेंसी नहीं आ पा रही 2 साल तक। 18 में फिर से उन्होंने 2000 की नोटें बनानी स्टार्ट कर दी, हैवी। जब सरकार को यह पता चला 2022 में कि हैवी करेंसी आ रही 2000 की, तो सरकार ने 2000 की नोट बंद कर दी। जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसीज लाने के लिए फिर से कोशिश की गई नोटबंदी के बाद कि 2000 की काउंटर करेंसी फेक बना दी बहुत सारी। भारत में आती इकोनॉमी डूबती, उन्होंने 2000 की नोट ही बंद कर दी। देखिए कोई भी कंट्री किसी कंट्री की फेक करेंसी सबसे बड़ी करेंसी के डोमिसाइल में बनाती है। अगर हमारी कंट्री की सबसे बड़ी करेंसी 2000 थी तो जितनी फेक करेंसी वर्ल्ड में बनेगी 2000 की बनेगी। आज हमारी सबसे बड़ी करेंसी 500 है, ठीक। अब 500 की बनाने का मतलब क्वांटम ज्यादा जाएगा ना, ज्यादा स्पेस घेरेगी, उनको देश में लाना मुश्किल है। अगर अभी सरकार दोबारा 1000 या 2000 की नोट स्टार्ट कर दे, फिर से हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो सरकार ने चाह कर भी अभी तक आपने देखा होगा 1000 की नोट नहीं स्टार्ट की, ना 2000 की दोबारा स्टार्ट की। उन्होंने कहा 500 से हम काम चला लेंगे। रीजन, उस स्टेट में इंसर्जेंसीज आने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। और दुनिया में सबसे आसान तरीका बच्चों पता है क्या, टेररिस्ट अटैक को कराने के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अनस्टेबिलिटी कराने के लिए इकोनॉमी खराब कर दो उसको। इकोनॉमिक वॉर इज द बिगेस्ट एंड द हिडन वॉर जो सारी दुनिया में चल रही है। अगर आप इकोनॉमिक वॉर करना स्टार्ट कर देते हो, आप वहां पर फेक करेंसी भरा दो, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उस कंट्री। आप गए, आप जीत गए। तो भारत के लिए एग्जैक्टली वही करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो भारत ने जो किया अपनी जगह सही किया। अभी कुलभूषण जाधव साहब एक थे, ये एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर थे, ये ईरान के पास घूम रहे थे, ईरान पे ये व्यापार करते थे, मतलब जो भारत सरकार ने बोला वो मैं बता रहा हूँ। ईरान में जाके व्यापार करते थे, ईरान से ये बलूचिस्तान जा रहे थे इंसर्जेंसीज फैलाने। मतलब पाकिस्तान का कहना है हमने ईरान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे इनको गिरफ्तार किया था, भारत का रॉ एजेंट है। अब कायदे से रॉ एजेंट था कि नहीं ये तो भारत सरकार जाने और रॉ का विभाग जाने, बट कायदे से उन्होंने कहा कि अगर तुम व्यापारी थे तो एक्स नेवी मैन ही इंटरनेशनल व्यापार क्यों कर रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई साहब अपना जेन्युइन पासपोर्ट लेके क्यों आ रहा है। तो भारत सरकार ने कहा अगर कोई व्यापारी था तो जेन्युइन लेके जाएगा ना, अगर रॉ एजेंट था तो पाकिस्तानी बना के बेचते। जब कुलभूषण जाधव साहब पकड़े गए, उन्होंने कहा ये रॉ एजेंट है, ये बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज फैला रहा था, इसको डाल दिया जेल। भाई साहब जेल पहुंच, वहां की आर्मी कोर्ट ने इनको क्या दे दिया, मौत की सजा, डेथ पनिशमेंट इनको दे। अभी तक मरे नहीं कुलभूषण जाधव, मजेदार बात है, इनको हैंग करने की पनिशमेंट मिल गई। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाती है क्योंकि हमारे और इन सब के बीच में एक कन्वेंशन साइन है,
का अगर कोई प्रिजनर पकड़ा जाता है दूसरी कंट्री का, तो उस कन्वेंशन के तहत हमको क्या करना पड़ता है, हमको उस व्यक्ति से उस कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स को मिलने की परमिशन है और उस कंट्री की फैमिली के बंदे को मिलने की परमिशन है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ से एक फॉरेन डेलीगेट जो इंडियन जा रहा है उसको मिलने दें कुलभूषण जाधव से और इनकी फैमिली को मिलने दें। तो बेटा यहाँ क्या होता है, इनकी मदर और इनकी वाइफ जाती हैं। इनकी मदर कहाँ की हैं, कहाँ से बिलोंग करती थी, महाराष्ट्र से, और इनको एक भाषा आती थी, उसका नाम था मराठी। जब कुलभूषण जाधव से मिलने इनकी मम्मी और इनकी वाइफ जाती हैं, इनकी वाइफ के पैरों की पायल से, बिछिया से लेकर, बिंदी से लेकर सिंदूर तक हटवा दिया जाता है अनह्यूमिटेरियन ग्राउंड में। देखिए, और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो नॉन ह्यूमिटेरियन ग्राउंड में क्या कहा जाता है, इनकी मम्मी अपने बेटे से बात करना चाह रही थी तो पाकिस्तानी आर्मी ने रोक दिया। उन्होंने कहा इफ़ यू वांट टू स्पीक उर्दू और हिंदी, आप मराठी में बात नहीं कर सकते। तो इनकी मम्मी बस अपने बेटे को देख पाई है, वार्तालाप नहीं कर पाई क्योंकि उनको सिर्फ मराठी आती थी, और जलील करके उनको भेज दिया गया। फिर इनको फांसी की सजा दी गई। हमने रिक्वेस्ट की, इंटरनेशनल कोर्ट ने रिक्वेस्ट की, और जब इंटरनेशनली इन पर फैसला आया है कि आप कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकते, तो अभी उनकी फांसी रुकी हुई है पिछले 5 सालों से। बट अभी भी वो जिंदा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाहर तो नहीं आएंगे, बाहर तो आने के चांसेस कम है, पर ये कि पाकिस्तान में जिंदा ही रह जाएंगे। वो उनको बाहर कैसे लाना है वो अभी भारत को सोचना है। पर कुलभूषण जाधव की ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से देख ली। मिलिट्री कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी, ICJ ने इनको एक्सेस दिया, डेथ सेंटेंस जो था इनका रोक दिया गया है ना, और अभी भी ये रुका हुआ है। ये की अच्छी चीज़ है। इनकी टाइमलाइन देख लीजिए, जुलाई 2019 से स्टार्ट होती है, ठीक है, मार्च 2016 से स्टार्ट होती है और जुलाई 2019 पे ख़त्म हो जाती है। ये पूरी टाइमलाइन जो लिखी है बिल्कुल जेन्युइन है। ये टाइमलाइन है, पहले वो कहते हैं कि इन्हें पकड़ा गया, फिर इनको ये पकड़े गए थे मार्च को। कब पकड़े गए? 3 मार्च को। भारत सरकार को पता चल रहा है 25 मार्च को। फिर इन्हीं के फॉरेन सेक्रेटरी सरताज अजीज कहते हैं कि इनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत नहीं है। तभी सरकार रात को कहती है कि ये जो एडवाइजर थे इनको डिटेल कलेक्ट दी गई, हमारे पास बहुत सारे सबूत। ठीक, इसके बाद पाकिस्तान अनाउंसेस दैट इट हैज सबमिटेड अ डोजर यूनाइटेड नेशन ओवर द इंडियन इंटरफेरेंस एंड अटेम्प्ट्स ऑफ डिस्टेबलाइजिंग देयर कंट्री। कह रहे हमने एक पेपर डाला है कि कुलभूषण जाधव के तहत वो हमारे देश में बहुत ज्यादा अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। UN में हमने ये कंप्लेंट डाली है ना। ISPR प्रेस रिलीज इन्फॉर्म करती है कि जाधव साहब को हमने क्या दे दिया, मृत्यु की सजा। पाकिस्तानी लाइक प्रीवियस 15 रिक्वेस्ट डिनाइज एंड 16th रिकॉर्ड ऑफ द काउंसलर एक्सेस टू जाधव। 15 बार पहले बोल चुके थे, 16वीं बार बोला इन्होंने, कहा तुम्हें काउंसलर देंगे नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर इंडिया मूव्स टू द पिटिशन ऑफ UN सीकिंग द जाधव आफ्टर रिपोर्टेडली डिनाइंग द काउंसलर एक्सेस एज पर द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है ये विश्व की एक ऐसी कन्वेंशन है जिसके तहत कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर हो उसको आप एक एडवाइजर उस कंट्री का दोगे, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद टेकिंग द नोट ऑफ इंडियन अपील, ICJ पुट्स स्टे ऑन द डेथ स्टेटमेंट। ठीक है, कुलभूषण जाधव को जो दिया जाता है उस पे क्या करते हैं, कहाँ चला गया कुलभूषण जाधव का, ये कर देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान सबमिट करता है सेकंड काउंटर। उसके बाद इंडिया फाइल्स द सेकंड राउंड ऑफ द प्लीडिंग। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज होती है, डिप्लोमेटिक एक्सेस कुलभूषण जाधव को देने की कोशिश करते हैं। पब्लिक हियरिंग ICJ के निर्णय UN से कहती है एनुअल जनरल कन्वेंशन में। उसके बाद ICJ अनाउंस करता है विल डिलीवर फाइनल जजमेंट ऑन जुलाई 17। फेवर में इंडिया के देता है, जाधव का राइट है काउंसलर एक्सेस का। कोर्ट पाकिस्तान को कहती है कि आप इनको अभी मार नहीं सकते। तो इसके बाद भारत से काउंसलर जाता है, इनकी कंट्री इनसे मिलने जाती है और कुलभूषण जाधव के केस में हमें थोड़ी बहुत जीतें मिल जाती हैं। ठीक, अगर बात की जाए तो हमारे बीच में बहुत है। जैसे हमने कोशिश बहुत की, हमने पहले कोशिश की लियाकत नेहरू पैक्ट के साथ, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, फिर ताशकंद एग्रीमेंट, फिर रन ऑफ कच्छ एग्रीमेंट, फिर शिमला अकॉर्ड, फिर सलाल डैम एग्रीमेंट, और हमने कई बार कोशिश की है। इवन हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, CBMs करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ भी हमें फायदा नहीं मिलता। हॉटलाइन की बात करें, US, पाकिस्तान और चाइना के साथ
प्राइम मिनिस्टर सीधे बात कर सकते हैं, बट उसके बाद भी हमें बेनिफिट नहीं मिलता। हमारे प्रधानमंत्री विलिंग थे पाकिस्तान से रिश्ता अच्छा करने के लिए, इसीलिए नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, भारत लौटते समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्व सूचित किया में इस्लामाबाद उतरते हैं, नवाज शरीफ की बेटी की शादी में शामिल होते हैं, एंगेजमेंट में, उनको बधाई दे के वापस आते, 15 मिनट वो रुकते हैं बस, और वो जाते हैं। तो हम चाहते थे हम डिप्लोमेटिक रिलेशन इनसे बनाएं, पर हमें बनाने का इन्होंने मौका नहीं दिया। ठीक है, मिलिट्री की मीटिंग्स होती हैं, CBMs हमारी बहुत होती हैं, बट इन सबसे हमें कोई फायदा नहीं मिलता। अगर